नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि यहाँ पर आकाश और मयूर अब दोनों ही लड़ते झगड़ते अब धीरे धीरे वहाँ उस टेरेस तक आ ही चुके थे। जब अंजलि मल्होत्रा की नजर उन पर पड़ी तो अब वो उन्हें डांटते हुए कहती है कि ये क्या हरकत है तुम दोनों की। अरे तुम दोनों दो दो बच्चों के बाप बन चुके हो, लेकिन अभी तक तुम ऐसे लड़ झगड़ रहे हो जैसे दो बच्चे ही आपस में लड़ रहे हो। अंजलि मल्होत्रा जैसे ही उनकी तरफ बढ़ती है, इधर राजीव गुलेरिया को अब एक मौका मिल गया था कि वो अब जल्दी से यहाँ पर बिना किसी की नजर में आए, बिना उनको चेहरा दिखाए यहाँ से चला जाए। इसलिए राजीव गुलेरिया भी अब नीचे की तरफ चला जाता है और इधर अब अंजलि मल्होत्रा अब आकाश और मयूर दोनों से ही उनकी लड़ाई का रीजन पूछती है। तब मयूर कहता है कि आकाश ने सब कुछ उसकी पसंद का ही ऑर्डर किया है, मेरी पसंद का नहीं। इतना सब करने के बाद अब धीरे धीरे वो सब अपना खाना खाते हैं और जब वो अनिका को कॉल करते हैं तो अनिका कहती है कि सॉरी मैं भी यहाँ से जा रही हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम आ गया है, लेकिन हाँ मयूर तुम तीनों ही जल्दी ही पैलेस में पहुँच जाना। वहीं दूसरी तरफ अब तक स्वाति मल्होत्रा अभी अपनी गुफा में ही थी। स्वाति मल्होत्रा अभी कुछ सोच ही रही थी, तभी बूढ़े बाबा उसके पास आते हैं और स्वाति मल्होत्रा को इसी तरह कुछ सोचता हुआ देखकर अब वो उसके पास आते हैं और खड़े हो जाते हैं। अब वो स्वाति मल्होत्रा से पूछते हैं, मैडम मेरे दिमाग में काफी समय से एक सवाल चल रहा है, अगर आप परमिशन दे तो क्या मैं पूछूं। बूढ़े बाबा की ये बात सुनकर अब स्वाति भी हाँ में अपना सिर हिला देती है। तभी बूढ़े बाबा कहते हैं, ये बात तो सच है कि आपकी बहन यानी कि शीला ने ही रोहित मारवा यानी रोहित बाबा को मारा है। उसने उनके ऊपर कितने ही घाव किए हैं, लेकिन मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि आखिर आपकी बहन, क्योंकि आपकी बहन से तो आपका खून का रिश्ता है, तो उन्होंने रोहित बाबा के ऊपर इतने हमले क्यों किए हैं। क्या मैं उसका रीजन जान सकता हूँ। बूढ़े बाबा की ये बात सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा कुछ समय के लिए तो खामोश हो गई थी, लेकिन फिर कुछ देर बाद अब रुकने के बाद अब स्वाति ने बताना शुरू किया। बचपन से ही शीला को मुझसे जेलसी थी। हमेशा से ही शीला को ये लगता था कि माँ बाप सिर्फ मुझसे और किशन से ही ज्यादा प्यार करते हैं और शीला को कोई आउटसाइडर समझते हैं, और इसी वजह से शीला कई बार ऐसी बातें अपनी जुबान से निकाल भी देती थी। शीला की वही जेलसी उसकी बातों में भी साफ साफ दिखाई देती थी। ऐसे ही साल से साल बीतते गए। जिस टाइम हम कॉलेज में थे उस टाइम पर मेरा झुकाव आयुर्वेद और ट्रेडिशनल मेडिसिन की तरफ काफी हो गया था, और इसी के चलते मैं फार्मेसी में पापा की हेल्प करती थी। इसी के साथ ही करण से मुझे बिजनेस की बारीकियां भी सीखने को मिली थी जब मैं कॉलेज में थी, जिसे उस टाइम पर मल्होत्रा फार्मेसी ट्रेडिशनल मेडिसिन से के नाम से भी दुनिया में इंडिया की नंबर 1 कंपनी बन चुकी थी। लेकिन मेरे इतने सारे कामों से अब शीला की जेलसी अब और भी बढ़ने लगी थी, और ना जाने कब उसकी ये जेलसी मेरे नाम से एक नफरत में बदल गई। और फिर वो टाइम आया जब किंग ने दुनिया भर से मेडिकल स्टूडेंट के लिए एग्जाम रखा था। उन सभी में से उसे एक स्टूडेंट को वो अपने अंदर ट्रेनिंग देने वाले थे, जो किंग के दिए हुए टास्क को उस समय पूरा करने वाला था। उस टाइम पर भी मैं भी काबिल थी, लेकिन इतनी नहीं थी कि दुनिया भर के जीनियस के मुकाबले मैं सबको पीछे छोड़कर उस मुकाम को हासिल कर सकूं, क्योंकि मुझे उस समय इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था। मैंने तो इस बारे में सोचा भी नहीं था, लेकिन मैं उस समय अपनी किस्मत को आजमाना चाहती थी। लेकिन वो कहते हैं ना, किसी चीज को अगर हम पूरे दिल से चाहते हैं तो पूरी कायनात भी तुम्हें उससे मिलवाने में लग जाती है, और वही शायद मेरे साथ हुआ। और मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि इतने लोगों में से मैं वो लकी इंसान बन भी गई जिसे किंग ने खुद पर्सनली ट्रेन करने वाले थे। जब मैंने ये बात अपने घर पर बताई तो शीला की नफरत मेरे नाम के और भी बढ़ गई थी, क्योंकि वो तो पहले से ही नफरत करती आ रही थी, और अब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ कि अब मुझे किंग ट्रेन करेंगे। इसलिए अब वो घर में मेरी तारीफ शीला से बर्दाश्त नहीं हो रही थी, और इसी नफरत और जेलसी के चलते शीला ने एक ऐसा कदम उठाया जिसका खामियाजा हम सब आज तक भुगतते जा रहे हैं। जब मैं किंग के अंडर ट्रेनिंग ले रही थी तब शीला को भी एक ऑफर
ऑफर आया था, एक ऐसी कंपनी जो अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट करती थी। उन्होंने शीला को अपनी कंपनी में एक हाई पोजीशन का ऑफर दिया था। शीला ने भी उनका ये ऑफर मान लिया और उसके साथ काम करने के लिए लग गई। शीला जिस कंपनी के साथ काम करती थी उस कंपनी का बॉस, जिसे सर जी के नाम से सभी जानते थे, उसने न जाने किंग से क्या दुश्मनी थी कि उसने न जाने किंग को बदनाम करने के लिए कितनी ही चालें चल ली थी। जब मैं किंग के साथ मिलकर उस पावर ड्रग को बनाने में हुई थी तब उस टाइम उन्होंने मेरे सामने कुछ ऐसे सबूत रखे जिससे मुझे यकीन हो जाए कि ह्यूमन एक्सपेरिमेंट के पीछे कोई और नहीं बल्कि किंग ही है। और वो लोग किंग की नाक के नीचे ही छोटे छोटे किंग ही छोटे छोटे बच्चों और प्रेग्नेंट महिलाओं को पावर ड्रग का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। किंग की कंपनी के बोर्ड मेंबर से लेकर कंपनी में काम करने वाले आम कर्मचारियों तक हर जगह उनके ही लोग लगे हुए थे, जिसके कारण वो ये सब काम करने में कामयाब हो रहे थे। जब उन्होंने मुझे किंग के खिलाफ सबूत दिए तो उस टाइम पर मुझे भी उनकी बातों पर कुछ यकीन हो गया था और ये मेरी ही गलती है कि मुझे उस पर यकीन नहीं करना चाहिए था। उनका मेन मकसद बस पावर ड्रग के उस 16वें डोज का फॉर्मूला हासिल करना था, लेकिन वो अब अपने मकसद में कामयाब हो उससे पहले ही किंग को उनके मंसूबों के बारे में पता चल गया और किंग ने उनके हर प्लान को नाकामयाब कर दिया। उस टाइम पर किंग ने ना जाने कितने ही मासूम बच्चों की जिंदगी को बचाया था, लेकिन उनमें से ज्यादातर बच्चों को पावर ड्रग के डोज दिए जा चुके थे और अब उन्हें हर 2 साल में उस पावर ड्रग के अगले डोज की जरूरत होने लगी थी। किंग ने उन सब बच्चों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई, जिसके कारण बाहर की दुनिया में ये अफवाह फैल गई थी कि किंग अलग अलग जगह से लड़कियों को किडनैप कर उन्हें अपने बच्चों की मां बनाता है और फिर उन्हीं बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करता है। इन सब के पीछे भी शीला और सरजी और उन्हीं की ही गैंग का हाथ था। शीला मेरे प्रति नफरत और दुनिया पर हुकूमत करने के लालच में इतनी अंधी हो गई थी कि उसने अपने अंदर तक की इंसानियत को ही मार दिया। अब स्वाति एक बार फिर से रुकती है कि मानो उसके आगे की बात को पूरा करने के लिए वो हिम्मत जुटा रही हो। अब स्वाति एक गहरी लंबी सांस लेती है और फिर कहती है, उस टाइम मुझसे भी एक बहुत ही बड़ी गलती हो गई थी। मैंने उन सभी सबूतों को सच मान लिया था जो मेरे सामने पेश किए गए थे और उन पर यकीन भी कर लिया था और ये सब सोचकर मैंने किंग के ऊपर वार कर दिया। ये तो भगवान का शुक्र है कि किंग उस वार से बच भी गए थे, लेकिन हाँ, मैं अगर उस टाइम पर ये बेवकूफ़ी नहीं करती तो शायद हालात आज कुछ और ही होते। लेकिन शायद हम सब की किस्मत में यही सब लिखा हुआ था और किस्मत को तो कौन ही बदल सकता है। ये सब कहते हुए अब स्वाति फिर से बूढ़े बाबा की तरफ देखती है। इधर बूढ़े बाबा अभी स्वाति मल्होत्रा की हर एक बात को बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे। उनके दिमाग में एक सवाल आता है और वो अपने उस सवाल को पूछते हुए अब स्वाति मल्होत्रा से कहते हैं, स्वाति मैडम, आप तक तो ठीक था, लेकिन अनिका आप तक तो ठीक था कि शीला आपसे नफरत करती थी। वो समझ आता है उनके पास अपना एक कारण था। उन्हें लगता था कि घर में आपको सबसे ज्यादा इंडिपेंडेंसी मिलती है और उनकी ऐसी जेलसी ने ही नफरत का रूप ले लिया था। लेकिन अब तक तो समझ में आता है, लेकिन उन्होंने रोहित पर वार क्यों किए? आखिर रोहित बाबा से उनकी क्या ही दुश्मनी हो सकती है? किसी के दिल में इतनी बेहद नफरत होना जरूरी है क्या? क्योंकि जिस तरह से उन्होंने रोहित बाबा पर इतने वार किए हैं उसे देखकर तो यही लग रहा है कि शायद उनकी रोहित बाबा से कोई दुश्मनी हो। लेकिन रोहित बाबा की तो शीला के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं थी, तो फिर उन्होंने इतनी बेरहमी से उसके ऊपर इतने वार क्यों किए और उसका कारण क्या हो सकता है? क्या आप जानती हैं? बूढ़े बाबा के सवाल पर अब स्वाति पहले तो शांत खड़ी होती है, लेकिन फिर वो कहती है, उसे दिक्कत यहाँ पर रोहित से नहीं बल्कि अनिका से है। तुम्हें याद है जब एक बार अनिका शुरुआत में मल्होत्रा हाउस में गई थी तो उसने अपनी नानी की आंखों की रोशनी वापस लेने के लिए एक दवाई बनाई थी। उस टाइम शीला से अनिका की बहस भी हो गई थी। तब न सिर्फ माँ ने शीला को थप्पड़ मारा था, बल्कि शीला को उस घर से भी बाहर निकल जाने की धमकी दे दी थी, क्योंकि अब वो अनिका को अपने साथ ही रखना चाहते थे। तब से ही जो नफरत शीला को मेरे प्रति थी वो अनिका से भी होने लगी थी।
शीला उन औरतों में से है कि वो अच्छी तरह से जानती है कि किसको चोट पहुंचाने के लिए उसे कहां पर वार करना होगा और उस इंसान को सबसे ज्यादा तकलीफ किस चीज से होगी। बस एक यही वजह है कि उसने रोहित को इतनी बेरहमी से उसके ऊपर वार किया। वहीं दूसरी तरफ अभी इंडिया में हिमालय रीजन्स में एक गुफा बनी हुई थी जहां पर 100 साल के लगभग का एक आदमी बड़े ही जोर से तपस्या कर रहा था। वो अपनी तपस्या में लीन था। उसे देखकर कोई नहीं बता सकता था कि आखिरी वो है कौन। ठंडी हवाएं उसके पूरे ही शरीर को छू कर निकल रही थी। वहां का टेम्परेचर ऐसा था कि किसी भी चीज को बर्फ की तरह जमा दे। लेकिन उस आदमी को देखकर ऐसा लग रहा था कि यहाँ के मौसम से उस शख्स पर उस मौसम का कोई भी असर ना हो रहा हो। वो अभी भी अपनी तपस्या में लीन था। अपने ध्यान से बाहर आकर जब वो शख्स अपनी आंखें खोलता है तो वो अपने मन में ही कहता है कि आज जरूर कुछ ना कुछ तो गलत होने वाला है, जिसकी आशंका मुझे पहले से ही हो गई है। आज कुछ ऐसा होने वाला है जो शायद नहीं होना चाहिए। अब वो जल्दी से अब अपने फोन को उठाकर वो आदमी अब एक मैसेज टाइप करने लगता है और अब वो अपने सारे ही लोगों को उस मैसेज को भेजने के बाद अलर्ट रहने के लिए बोल देता है। ये मैसेज सेंड करने के बाद अब वो शख्स अपनी गुफा से बाहर आ जाता है। वो शख्स अभी अपने मन में ही यही सोच रहा था कि किंग मर कर भी अब तक जिंदा है मुझे आज तक लेकिन उसका पता ही नहीं चला कि वो कहाँ है। उसे ढूंढने की टेंशन कम थी क्या कि अब एक इस नए किंग ने भी मेरे 2 मेंबर्स को कब से पकड़ कर रखा हुआ है और जिनको छुड़ाने में हम लोग अब तक कामयाब भी नहीं हो पाए। अरे समझ में ही नहीं आता कि आखिर मुझे धोखा क्यों दिया था उसने मुझे, जहां मुझे लग रहा था कि उसके बाद नया किंग वो क्रिस्टोफर को बनाएगा, लेकिन उसने तो मुझे ही धोखा दे दिया। क्योंकि मुझे तो यही लगा था कि जब किंग मर जाएगा तो क्रिस्टोफर ही उसके बाद नया किंग बनेगा, लेकिन यहाँ पर क्रिस्टोफर की जगह किंग तो कोई और ही बना है और ये मुझे समझ में भी नहीं आया। जो कि मैं कभी क्योंकि ये बात तो मैं तब से ही बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, करनी पड़ रही है। और अब उसकी आवाज कैसे चली गई थी और वो आदमी कौन है जिसे उसने अपना सेक्रेटरी बनाया था। उस वक्त हर पल वो सेक्रेटरी उसके साथ रहता था। ये सोचते हुए ही ये शख्स अब अपनी गुफा के अंदर चला जाता है और अंदर जाने के बाद अब वो एक रास्ते से होकर वो जंगल की तरफ जाने लगता है। जैसे ही वो जंगल की तरफ जाता है तो वहां पर एक पत्थर पर बैठकर वो 2 पत्थरों को टकराते हुए आग लगाने लगता है और वो यही सोचता है कि आखिर वो कौन सी जगह हो सकती है जहां पर देवराज गुलेरिया पिछले 27 साल से कैद हैं, जिसे कभी उस बूढ़े किंग ने कैद किया था। अपने मन में ही ये आदमी यही सोचता है कि पूरी दुनिया मुझे किसी और नाम से जानती है और दुनिया के लिए तो मैं बस एक आयुर्वेद का जानकार ही हूँ, लेकिन मेरा सच तो कोई भी नहीं जानता है। आखिर क्या किया जाए कि इस विलेज मिशन ये सक्सेसफुल हो जाए। उसके लिए मुझे कॉलेज पर नजर बनानी होगी। वैसे भी दुश्मनों की ताकत का तो मैंने दिल्ली और कर्नाटक आइलैंड में भी देख चुका हूँ कि वो कितने ताकतवर हैं। इस बार बस मेरे आदमी पूरी तैयारी से वहां पर जाए। बस वो बेवकूफ लोग अपनी पर्सनली दुश्मनी निभाने के चक्कर में अपना मेन मकसद ना भूल जाएं, क्योंकि मेरी टीम के लोगों की यही तो सबसे बड़ी बुरी आदत है कि वो करने के लिए कुछ जाते हैं और वो करके कुछ आ जाते हैं। वो यहाँ पर एक यूनिटी के साथ लड़ाई न करके वो अपने पर्सनल रीजन की वजह से ज्यादा लड़ते हैं। क्या वो रोहित मारवा सच में मर चुका है या फिर वो ये भी कोई एक चाल है? क्योंकि अगर रोहित मारवा मर चुका है तो अब तक उसके दाह संस्कार की खबरें अभी तक क्यों नहीं आई? बस एक बार अनीकरण फार्मेसी मेरी हो जाए फिर तो मैं उस फॉर्मूले को ढूंढ ही लूंगा जिसे किंग ने छुपाया हुआ है। उसके बाद मैं हमर हो जाऊंगा और मुझे ज्यादा ताकत किसी में नहीं और मुझसे ज्यादा लड़ने की ताकत फिर किसी में भी नहीं होगी। पूरी दुनिया मेरे कदमों में ही होगी। बस एक बार मुझे वो फॉर्मूला मिल जाए। अब मुझे आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है। मुझे कोई टक्कर दे सके वो सिर्फ 2 ही लोग थे। एक वो सिकंदर वो बूढ़ा किंग और दूसरा वो स्वाति मल्होत्रा जो कि अब दोनों ही इस दुनिया में नहीं है। यहाँ पर ये शख्स भी अभी यही सोचता है कि ये दोनों ही लोग अभी इस दुनिया से जा चुके हैं, इसलिए अब इस दुनिया में उसे टक्कर देने वाला और कोई तीसरा है ही नहीं।
वहीं दूसरी तरफ पेरिस में अब तक आकाश और मयूर गुलेरिया दोनों ही अब तक अंजलि मामी के साथ पैलेस में वापस आ गए थे। मयूर अब गाड़ी को पार्क करने के बाद जब पैलेस में आता है तो वो देखता है कि भूमिका वहां पर हॉल में ही इधर उधर घूम रही थी। वो इधर उधर चक्कर काट रही थी। भूमिका को इस तरह से चक्कर काटता हुआ देखकर अब मयूर उसके पास जाता है और अब उससे कहता है, क्या हुआ है भूमिका, तुम इतना परेशान क्यों लग रही हो, क्या कुछ बात हुई है क्या? मयूर की बात का जवाब देते हुए भूमिका कहती है कि मेरी बात को छोड़ो, पहले तुम लोग ये बताओ कि अनिका कहाँ पर है। भूमिका के इस सवाल से तो एकदम से मयूर गुलेरिया भी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि अनिका तो पहले ही वहां से निकल चुकी थी। लेकिन अब उसे कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए वो भूमिका से ही पूछता है, क्या मतलब भूमिका, अब तक अनिका आई नहीं है क्या? मयूर की ये बात सुनते ही अब भूमिका कहती है, अब तक तो नहीं आई है, मुझे उससे कुछ बात पूछना है। ये सुनते ही अब मयूर कहता है कि आपको और क्या पूछना है। मयूर की बात को सुनकर अब भूमिका कहती है, कुछ खास नहीं, देखो अगर वो आ जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, ये क्योंकि मेरा उससे मिलना अभी बहुत ही जरूरी है, इसलिए मैं जैसे ही वो आती है मुझे बता देना। और ये कहते हुए ही भूमिका अब अपने रूम की तरफ जाने लगती है। भूमिका के जाने के बाद यहाँ मयूर अभी इसी सोच में ही था कि आखिर भूमिका को ऐसी कौन सी बात करनी होगी अनिका से, ऐसी कौन सी जरूरी बात है जो वो हमें नहीं बता सकती, बस अनिका से ही होगी। लेकिन अब यही सोचते हुए ही अब मयूर भी एलिवेटर की तरफ जाने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ रोहित और अनिका के रूम में रिया, आर्यन और अलेक्जेंडर और आयशा मारवा चारों के चारों थे। रिया अब ड्रॉअर से एक एनवलप को निकालती है और उसे अपनी दादी को देते हुए कहती है, दादी माँ ये लीजिए जो आपने मम्मा से मांगा था। रिया यहाँ पर अब उसी एनवलप को निकालती है जिस एनवलप में किंग ने उस पंछी के द्वारा अनिका को रोहित के इंजर्ड होने के कुछ फोटोज भेजे थे। अब रिया के हाथ से एनवलप को लेकर अब आयशा मारवा कहती है, ये क्या है बच्चों? अपनी दादी की ये बात सुनकर अब तीनों ही बच्चे पहले एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, फिर अपनी दादी की तरफ देखकर अब आर्यन कहता है, ये वही है दादी माँ जो आपने मम्मा से मांगा था। ये सुनते ही अब आयशा मारवा उस एनवलप को अपने हाथ में लेकर उसे खोलकर देखने लगती है। और फिर अंदर से जब वो उन फोटोज को निकालती है तो वो फोटो किसी और की नहीं बल्कि रोहित की ही थी, जो कि जिसमें वो रोहित इंजर्ड दिख रहा था। अब वो उन फोटो को निकालती है, उन्हें देखकर अब उसकी आंखें एकदम से ही नम हो गई थी, क्योंकि रोहित की ये हालत देखकर अब आयशा मारवा अपने आंसुओं को नहीं रोक पाई। रोहित की फोटोज को देखकर तब आयशा मारवा उसे अपने सीने से लगाकर रोने लगती हैं। देखकर तो तीनों ही बच्चों को भी अपनी दादी माँ को इस तरह से रोता हुआ देखकर अच्छा नहीं लगता। वो जानते थे कि उसकी दादी माँ दुखी है, वो उनके डैड को बहुत ही मिस कर रही है, इसलिए अब वो बच्चे भी अब अपनी जगह से उठते हैं और जल्दी से तीनों ही अब अपनी दादी माँ से लिपट जाते हैं और उसे हक कर लेते हैं। अब आर्यन कहता है, डोंट वरी दादी माँ, डैड जल्दी ही ठीक होकर आ जाएंगे और हम सब के लिए तो सबसे अच्छी बात यह है कि डैड अभी खतरे से बाहर हैं, बस अब इंतजार है तो उनके जल्द से जल्द ठीक होने का। तीनों ही बच्चों को गले लगाते हुए आयशा मारवा भी कहती है, मुझे आपकी मम्मा पर पूरा भरोसा है बेटा, वो आपके डैड को कुछ भी नहीं होने देगी, क्योंकि जब तक तुम्हारी मम्मा है तब तक तो शायद तुम्हारे डैड को कुछ नहीं हो सकता। वहां अपने रूम में अपने बेड पर बैठे हुए करण गुलेरिया यही सोच रहे थे कि आखिर राजीव मुझसे क्यों मिलना चाहता है, क्योंकि जब से करण गुलेरिया के पास राजीव गुलेरिया का फोन आया था तब से वो बस इसी चिंता में थे कि आखिर ऐसी कौन सी वजह हो सकती है कि राजीव का उससे अब इतना मिलना जरूरी हो गया है। क्या बात हो सकती है? करण अब अपने दिमाग में न जाने कौन कौन सी बातों को सोचने लग जाते हैं। अब वो सोचते हैं कि इससे पहले तो राजीव ने कभी भी ऐसी जिद नहीं की थी मुझसे मिलने की। अरे कितने ही साल तो गुजर चुके हैं। एक तरफ मुझे वैसे ही अनिका की बहुत ज्यादा चिंता हो रही है, क्योंकि इस समय जो ये समय चल रहा है वो अनिका के बिल्कुल ही खिलाफ है, इसलिए मुझे अनिका की बहुत ही चिंता हो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ राजीव मुझसे क्यों मिलना चाहता है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर अब उसके दिमाग में क्या चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि राजीव उन्हें उनके जिंदा होने का सच जान गया हो। अपनी ही सोच को खत्म करते हुए अब करण गुलेरिया कहते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, ये राज सिर्फ मुझ तक ही रहना चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक मैं ही जानता हूँ कि मरने से पहले किंग ने उन्हें कहाँ छुपा कर रखा था।
जहाँ तक किसी की भी सोच नहीं जा सकती है। मुझे अब एक बात समझ में ही नहीं आती है कि जब मैं पेरिस आया था और जब स्वाति मुझसे मिली थी, वो तो किंग की बहुत तारीफ कर रही थी। अरे वो बहुत खुश भी है कि वो उस समय किंग के साथ बहुत खुश भी थी, उसके साथ काम कर कर। मुझे तो समझ में ही नहीं आता आज तक कि क्या सच है और क्या झूठ है। मैं कोई फैसला ही नहीं ले पाया, क्योंकि अगर मैं स्वाति की नज़रों से या स्वाति के कई हुए बातों को समझूं तो किंग एक बहुत अच्छा इंसान है, और जो वहां पर उसके साथ हुआ उसे देखकर मुझे कुछ और ही लग रहा है। और ये रोहित की मौत क्या क्या करूं मैं? अरे सारे ही सवाल अब ऐसे एक पहेली बनकर अब सामने आ रहे हैं कि मुझे तो अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आज पहली बार करण अपने आप को काफी ही बेबस महसूस करते हैं। आज मैं खुद को इतना बेबस महसूस कर रहा हूँ। एक तरफ मैं अपनी बेटी को संभालूं या खुद इन सारे ही सच का पता लगा लूं, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। वैसे तो कहते हैं कि ये पेरिस प्यार का शहर है, लेकिन मैं कैसे मान लूं कि ये प्यार का शहर है? अरे जिस शहर ने मुझसे मेरा प्यार छीन लिया और उसके बाद यहाँ आने के बाद अब मेरी बेटी का प्यार भी उससे दूर हो गया, तो क्या समझूं मैं अब उसे, जबकि आज तक मैं खुद के दिल को यकीन ही नहीं दिला पाया हूँ कि स्वाति अब इस दुनिया में नहीं है। तो भला मैं अपनी बेटी को कैसे ये यकीन दिला दूं कि अब उसका पति यानी कि रोहित मारवा भी अब इस दुनिया में नहीं है? क्योंकि भले ही कितने साल हो गए हो मुझे स्वाति मल्होत्रा से दूर हुए, लेकिन आज तक मेरा दिल इस चीज को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि स्वाति अब इस दुनिया से जा चुकी है। करण गुलेरिया अब अपने ख्यालों से ही बाहर आते हुए अब करण अपने फोन से राजीव के नंबर को फिर से लगा देते हैं। कुछ देर की रिंग के बाद जब सामने से आवाज आती है, हेलो, क्या तुम पेरिस आ गए हो? अपने भाई की ये बात सुनकर अब करण कहता है, तुम मुझे लोकेशन सेंड करो, कहाँ मिलोगे तुम मुझसे? मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। ये सुनते ही अब राजीव के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और अब राजीव कहता है, तुम मुझे वहीं मिलो जहाँ पर हम 25 साल पहले मिले थे। तुम्हें याद है वो जगह? अपने भाई की ये बात सुनकर अब करण गुलेरिया कहता है, हाँ याद है और अच्छी तरह से याद है। और इसलिए वो भी उससे मिलने के लिए हाँ कह देता है और फिर वो अपने फोन को डिस्कनेक्ट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ अब तक बूढ़े किंग के पैलेस में बूढ़े किंग अभी अपने रूम के में इधर उधर चक्कर काट रहे थे और वो अभी यही सोच रहे थे कि आज जो काम अनीका और आलिशा ने किया है वो सच में ही काबिले तारीफ है। अरे उसके लिए मैं अनीका की और कविना आलिशा की जितनी ही तारीफ करूं वो कम है। बस वो दोनों ठीक हों, और उन 8 लोगों में से तो 2 मर चुके हैं। अंकुर नायक और कल्याण शास्त्री और 2 की हालत तो आज ही खराब हो गई है। अनीका ने शीला पर वैसे ही वार किए हैं जैसे कि उसने रोहित पर वार किए थे। अरे वो औरत तो इसी के ही लायक थी, क्योंकि सच में जिस तरह से उसने रोहित के ऊपर वार किए हैं उसे देखकर तो मेरा खुद का ही खून खोल रहा था। लेकिन आई एम प्राउड ऑफ यू अनीका कि तुमने रोहित का बदला इतनी अच्छी तरीके से लिया। तुमने भी शीला को वैसे ही जख्म दिए हैं जैसे उसने रोहित को दिए थे। और दमयंती ने तो जब रोहित के दोनों ही हाथों को पकड़ा हुआ था तो आज आलिशा ने उसके दोनों की ही हाथों की हड्डियों को एक एक करके जिस तरह से तोड़ा है, उसके लिए तो मैं तुम्हें जितने भी शाबाशी दूं वो तो कम ही है, क्योंकि वो औरत भी इसी लायक थी। अरे उस औरत की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो मेरे बच्चे के ऐसे हाथ पकड़ के और उसके ऊपर इस तरह से वार करवाए। अच्छा किया तुमने आलिशा कि तुमने उसके हाथों की हड्डियों को बिल्कुल ही तोड़ दिया। अरे मुझे नहीं पता था कि ये दोनों लड़कियां एक साथ सच में ही इतनी ताकतवर होंगी। आज इनकी ताकत को देखकर तो मुझे भी इन दोनों के ऊपर ही गर्व महसूस हो रहा है। आई एम प्राउड ऑफ देम। आलिशा ने अनीका की मदद की और राजीव गुलेरिया के फाइटर को अनीका तक पहुंचने ही नहीं दिया है। अब देखना ये है कि राजीव गुलेरिया, अक्षय वर्मा और रघुवीर शेखावत का क्या हाल करेंगे ये सब। अब मुझे समझ में आ गया है कि अब हाँ मेरे बच्चे इस फाइट के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन हाँ अभी इस बात को तो मैं नहीं मान सकता, क्योंकि राजीव से लड़ने के लिए तो अब अनीका को और भी बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए। इस बात को अभी मैं जुठला नहीं सकता हूँ, क्योंकि राजीव सच में ही अपनी फाइट में बहुत ही बेटर है। और अगर अनीका को उससे लड़ना है तो अनीका को अपनी फाइट में और भी इम्प्रूवमेंट करना होगा। आज भी राजीव गुलेरिया एक बेहतरीन फाइटर है जैसा वो पहले था। इससे पहले कि उसे फाइट करने के
लिए खुद स्वाति मल्होत्रा उसके सामने आ जाए। मुझे अनिका को हर फाइटिंग टेक्निक को सिखाना होगा और वो भी अच्छे तरीके से, क्योंकि अब वो समय आ गया है कि अनिका को अब पूरी तरह से तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों के पास बस एक राजीव ही ऐसा खिलाड़ी है जिसकी फाइट में शायद अनिका हार सकती है। और मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं वो लोग शीला और दमयंती को ठीक ना कर दें, क्योंकि जो हालत आज इन दोनों ही औरतों की हुई है, इसे देखकर तो मुझे बड़ा ही सुकून हो रहा है, लेकिन अब मुझे डर भी है कि कहीं वो फिर से ठीक ना हो जाएं। अगर टाइम पर मेरा चॉपर उस केमिकल के साथ नहीं पहुंचा होता तो ब्लैक कैट और रानी साहिबा का राज आज सबके सामने आ ही जाता। ये तो शुक्रगुजार हूँ मैं उस भगवान का कि मुझे समय से सब कुछ पता चल गया और मैं वहां पर पहुंच गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों लड़कियां पूरी तरह से ठीक होंगी। अभी किंग ये सोच ही रहे थे कि तभी उनके कानों में अब दरवाजे को नोक होने की आवाज आती है। किंग जानते थे कि ये जरूर उनकी स्टैचू ही होगी, क्योंकि एक वही उसके कमरे में आती जाती रहती थी, इसलिए वो उसका अंदाजा पहले ही लगा लेते हैं, जिससे अनिका और आलिशा को उस केमिकल से बचाने के लिए किंग ने वहां पर भेजा था। रूम में अंदर आने के बाद अब वो स्टैचू कहती है, किंग काम हो गया है। अनिका मैडम और कविन आलिशा दोनों ही इस वक्त स्वाति मल्होत्रा की गुफा में हैं। कुछ ही देर में स्वाति मल्होत्रा उन दोनों को उनके पैलेस तक सकुशल छोड़ देंगी। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वो स्टैचू कहती है कि किंग हमारे युवराज को कब तक होश आएगा, क्या आप बता सकते हैं? ये सुनते ही अब किंग कहते हैं, तुम्हारे युवराज के सारे जख्म हील हो चुके हैं, अब उसे किसी भी वक्त यहाँ पर होश आ सकता है। मेरे ख्याल से उनके होश आने से पहले ही इससे पहले उन्हें यहाँ पर होश आए, तुम्हें उसे वहां पर छोड़ देना चाहिए। किंग की ये बात सुनकर अब स्टैचू कहती है कि किंग ये खबर हम सावित्री को दे दें ताकि वो छोटे युवराज को बता दें और वो अपने भाई बहन को अच्छी तरह से संभाल लेंगे। स्टैचू की ये बात सुनकर किंग कहते हैं, तुम्हारे युवराज के बच्चे बहुत ही स्पेशल हैं, वो कोई ऐसे वैसे बच्चे नहीं हैं, वो अभी भी एक दूसरे को संभाल ही रहे होंगे। मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि उन तीनों की यूनिटी तो देखने लायक होती है। अगर हम अलेक्जेंडर को ये कुछ कहेंगे भी नहीं तो भी वो अपने दोनों ही भाई बहन को अच्छे से संभालना जानता है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अब किंग कहते हैं कि तुम कल ही अपने युवराज को स्वाति मल्होत्रा की गुफा में ले जाना। अब उसे किसी भी वक्त होश आ सकता है और मैं नहीं चाहता कि जब उसे होश आए तो उसे यहाँ के बारे में कुछ भी पता चले। किंग की ये बात सुनते ही अब वो स्टैचू कहती है, ओके किंग, कल सनराइज से पहले ही युवराज को स्वाति मल्होत्रा के पास छोड़ आऊंगी। स्टैचू की ये बात सुनकर अब किंग में अपना सिर हिला देते हैं। वही दूसरी तरफ एक घने जंगल के अंदर बने एक घर में एक आदमी बड़े ही ध्यान से नीचे जिंदा लाश की तरह पड़ी हुई दमयंती देवी और शीला को देख रहा था। अपने आदमी को ऐसे देखकर दूसरा आदमी अब उसे कहता है कि इन दोनों को क्या हुआ है और इनकी ऐसी हालत किसने की? आखिर इतनी हिम्मत किसमें हो गई कि जो इन दोनों की ऐसी हालत की गई? अपने साथी की ये बात सुनकर अब वो आदमी कहता है कि ब्लैक कैट ने किया है ये सब। और शीला को ध्यान से देखकर ऐसा लग रहा है कि उसे वैसे ही मारा गया है जैसे कि इसने रोहित मारवा को मारा गया था। मुझे तो ये लग रहा है कि ब्लैक कैट को इसके बारे में सब कुछ पता चल चुका था, इसलिए ब्लैक कैट ने इसके ऊपर सेम वैसे ही वार किए हैं जैसे इसने रोहित पर किए थे। अपने साथी की ये बात सुनकर अब वो आदमी कहता है, अब तुम इन दोनों को कैसे बचाओगे? क्योंकि इन दोनों की हालत को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये जल्द ही परलोक सिधारने वाली हैं। क्या तुम इन्हें बचा पाओगे? ये सुनते ही अब वो आदमी कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि विलेज मिशन को पोस्टपोन कर देना चाहिए, क्योंकि जब हमारे साथी अभी इतने जख्मी हैं तो अब इस मिशन को कैसे पूरा किया जाएगा? मुझे भी यही लग रहा है कि दुश्मन अभी चौकन्ना हो गए हैं। अब हमें भी तभी वार करना चाहिए जब सही समय हो। और हम भी तभी वार करेंगे जैसे कि दमयंती ने किया था। जब मारवा परिवार और गुलेरिया परिवार दोनों ही बेफिक्र होकर अपनी जिंदगी जी रहे थे, तब उस समय दमयंती ने इनके ऊपर वार किया था। तो दमयंती की इसी स्ट्रेटेजी को अपनाते हुए ही हम उनके ऊपर वार करेंगे।
अब हम भी यही करेंगे, जब कोई तैयार नहीं होगा हम तब ही इनके ऊपर वार करेंगे। तुम सर जी को मैसेज कर दो कि वो अपने फाइटर्स को यहाँ भेज दे ताकि वो सभी इन दोनों को सर जी के पास लेकर जाएं। तब तक मैं कोशिश करूंगा कि इनकी सांसें चलती रहें, क्योंकि अब शायद सर जी ही हैं जो इन्हें ठीक कर सकते हैं। और हाँ, अक्षय वर्मा और रघुवीर शेखावत को कह दो कि अपनी पूरी जान लगा दें इस कॉलेज मिशन को सक्सेसफुल करने में, क्योंकि हम केवल बस इस विलेज के मिशन को ही अभी पोस्टपोन कर सकते हैं। हमें हर हाल में रानी साहिबा को अब झुकाना ही होगा, क्योंकि जब तक हम इस कॉलेज के मिशन को नहीं जीत सकते तब तक हम उस रानी साहिबा को भी नहीं झुका सकते। अपने साथी की इस बात को सुनकर अब वो आदमी अपने फोन से एक मैसेज टाइप करने लग जाता है और उस मैसेज को लिखने के बाद वो अब उसे सर जी के नंबर पर सेंड कर देता है।